हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 23 नवंबर 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। यहाँ पर हम यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक बनते हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। इसमें हमारे पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इनके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो हमने कल दिया था आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था कि राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय सामान्यतः किसकी सलाह पर लिया जाता है? ए ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, बी मंत्री परिषद, सी स्वतंत्र विवेक से, डी ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष की। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति को जो विधेयक भेजना होता है उसका फैसला किया जाता है। चलते हैं हमारी आज की न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज आ रही है हमारी सेबी के बारे में। तो सेबी मस्ट फोकस ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, यानी कि सेबी को इन्वेस्टर यानी कि निवेशक शिक्षा पात्रता के मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो है मतलब मूल उद्देश्य जो है वो सिर्फ 3 चीजें ही हैं। जैसे कि पहले इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, दूसरा है बाजार जो है यानी कि मार्केट उसका सुचारू विकास करना, बाजार का विकास करना। थर्ड है बाजार में अनुशासन और उसको ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, यानी कि मार्केट जो है उसमें एक तरह से डिसिप्लिन होना और इसके साथ ही इसमें जो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इसमें जो यानी कि इन्होंने 3 मतलब कि 2 बिंदुओं की इन्होंने बात की यहाँ पर इम्पोर्टेंट। एक तो इन्वेस्टर एजुकेशन और दूसरा है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं सेबी आखिर है क्या। तो सेबी का फुल फॉर्म आपको पता ही है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, ये जो है भारत में शेयर मार्केट, इसके साथ ही जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आईपीओ होता है और स्टॉक एक्सचेंज होता है, ब्रोकर्स जो होते हैं वो निवेशों सलाहकार आदि की नियंत्रित करने वाली यानी कि इन्वेस्टर्स को एक तरह से कंट्रोल करने वाली ये संस्था है सेबी। तो इसे अप्रैल 1988 में स्थापित किया गया था, लेकिन 1992 में से कानूनी शक्तियां दी गई थी, यानी कि सेबी एक्ट के तहत, जो कि 1992 के तहत इसको एक्ट के तहत इसको कुछ शक्तियां मिली थी। तो सरल भाषा में अगर हम समझें तो सेबी जो है वो एक तरह से शेयर मार्केट की ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। यह तय करती है कि बाजार में कोई भी धोखाधड़ी ना हो, यानी कि कोई भी ऐसे धोखाधड़ी वाले कोई भी ऐसे इन्वेस्टर ना हो या फिर कोई भी वहां पर अपारदर्शिता जैसी सिचुएशन ना हो। नियमों का पालन होना चाहिए और जो छोटे निवेशक है यानी कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपने खुद को इन्वेस्ट करके जो सुरक्षित महसूस करें। तो सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि जो निवेशक है उनकी सुरक्षा करना। जो छोटे निवेशक होते हैं उनको धोखाधड़ी जैसे कि कई बार गलत व्यक्ति के हाथ लग जाना या फिर गलत व्यक्ति के पास अपने जो शेयर्स है उनको उनमें इन्वेस्ट कर देना, फिर बाद में बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाता है। इसके साथ ही पारदर्शिता लेकर आना ताकि जानकारी जो है इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मिले। इसके साथ ही जो शिकायतें होती है उनका निपटारा करना और इसके लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया है, स्कोर्स, SCORES। तो ये एक पोर्टल है सेबी का जो कि शिकायतों का निपटारा करता है। इसका अगला उद्देश्य क्या है कि टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि नए नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्पाद लाना। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाजार में लेकर आना और बाजार को और ज्यादा गहरा और मजबूत करना मार्केट को। अगला इसका उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य ये भी है कि बाजार को विनियमित करना, यानी कि रेगुलेट करना, मार्केट को नियम बनाना, उसका पालन करवाना। इसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो लगाते हैं, इसके साथ ही मतलब इन सभी फॉरेन जो ट्रेड वगैरह होती है उस पर पूरी तरह से ध्यान रखना, नजर रखना। इसके साथ ही अनुचित व्यापार को रोकना, यानी कि जो व्यापार बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है उस चीज को रोकना जो कि गलत धोखाधड़ी के माध्यम से होता है।
अब देखिए सेबी क्या क्या कंट्रोल करता है, मतलब सेबी के हाथ में क्या क्या कंट्रोल होता है। सबसे पहले तो हमने देखा ये एक शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है पूरी तरह से। दूसरा म्यूचुअल फंड्स जो कंपनियां होती हैं। तीसरा आईपीओ कंपनीज जो होती है, यानी कि कंपनियों का जो पहला शेयर करना, मतलब पहला शेयर जो जारी करते हैं आईपीओ, इसको भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही स्टॉक ब्रोकर्स को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को यानी कि पीएमएस को कंट्रोल करना। इसके साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिसमें एफपीआई होते हैं, फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं जो भी, उनको कंट्रोल करना। इसके साथ ही डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो होती है, डेरिवेटिव्स जो ट्रेडिंग होती है उनको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, उनको भी कंट्रोल करना। यानी कि अगर जो पैसा शेयर बाजार या फिर इससे जुड़े किसी भी क्षेत्र में लगाया जाता है तो सेबी जो है वो उसकी निगरानी करता है पूरी तरह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सेबी के बारे में मतलब क्या दो जो बातें हैं या फिर क्या दो बिंदुओं को और ज्यादा प्रभावी बनाना चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टर एजुकेशन, यानी कि भारत में अगर हम आज भी देखें तो बहुत बड़ी आबादी जो है वो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, इन सभी की समझ के बिना, यानी कि उनको कोई भी समझ नहीं होती, वो इनमें पैसा लगा देते हैं। कल को उनको इनके रूल्स, इनके नियम के बारे में पता नहीं चलता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर जो ग्रुप्स वगैरह बनते हैं या फिर ग्रुप टिप्स के गुप्त, यानी कि जैसे कि कहते हैं ना कि सीक्रेट टिप्स हैं, उनके चक्कर में लोग अपने जो जीवन भर की जो पूंजी है यानी कि पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लॉस हो जाता है। तो सेबी ने इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलाए, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े कम मतलब पर्याप्त है। तो जरूरत क्या है इसके लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज जो मतलब पाठ्यक्रम है वहां पर बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि बेसिक वहां पर बच्चों को, लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन स्कूल कॉलेज में दी जानी चाहिए, ताकि कल को अगर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उनको पता हो कि हम अपना पैसा कहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय भाषा होती है उसमें कंटेंट होना चाहिए, यानी कि वीडियो वगैरह उसमें होनी चाहिए जिसमें भारतीय भाषा, हम खास तौर पर बात करते हैं हिंदी की। इसके साथ ही जो स्थानीय भाषा होती है दक्षिण एरिया की, यानी कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, उन सभी में इस कंटेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए। इसके साथ ही डीमैट खाते खुलते समय अनिवार्य 10-15 मिनट का जो ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि 10-15 मिनट में जो कोर्स है, एक तरह से उनको थोड़ी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जो है सख्त पात्रता मानदंड होनी चाहिए, यानी कि मानदंड इसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बना देना चाहिए इसका। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टर्स का। तो जो विशेष रूप से हम देख रहे हैं डेरिवेटिव जो सेगमेंट होते हैं उसमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो 2024 का अगर हम थोड़ा डेटा देखें तो जो 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो F&O में पैसा ज्यादा गवाते हैं। अगर हम औसत नुकसान की बात करें तो 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति यानी कि नुकसान हुआ है 2024 में, इसी कारण, यानी कि उनको एक तरह से क्राइटेरिया नहीं था उनका। इसलिए कोई ये कहता है, कई विशेषज्ञ या फिर कई एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि F&O में ट्रेडिंग के लिए कुछ न्यूनतम आय होनी चाहिए, यानी कि कम से कम एज होनी चाहिए कि इतनी एज के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेटवर्क या फिर शिक्षा की कुछ बेसिक शर्तें, यानी कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग में इन सभी चीजों को लागू किया गया है। तो इसी तरह भारत में भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो कम से कम लॉट साइज बढ़ाना या फिर हाई मार्जिन की जरूरत, पहली बार जो ट्रेड करते हैं उनके लिए लिमिटेड एक्सपोजर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम देखें थोड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो सेबी है, मान लीजिए अगर अपना सेबी जो ये बोर्ड बनाया गया है, सेबी 70 से 80% भी अपना ध्यान केंद्रित करती है या इसी पर लगाती है, यानी कि लोगों को समझदार निवेशक बनाना जो समझदार नहीं है, उन्हें खतरनाक प्रोडक्ट से बचाना जो कि बाजार में 90% रिटेल नुकसान अपने आप कम हो सकता है। तो नियंत्रण से बेहतर होता है सशक्तिकरण, यानी कि एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, और जहां पर जरूरी हो वहां पर सुरक्षा जाल भी मतलब बन जाना चाहिए। तो इसी तरह सेबी के लिए कुछ ऐसे यानी कि एक तरह से कुछ ऐसे गाइडलाइंस जारी की गई कि सेबी को अपने लिए या फिर अपने काम में, अपने कंट्रोल में ये सभी चीजें भी करनी चाहिए, यानी कि लोगों को बेसिक एजुकेशन और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया, मानदंड बना देने चाहिए, कुछ पात्रता होनी चाहिए।
तो ये थी हमारी आज की न्यूज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज क्या आ रही है? जो पीएम मोदी हैं, पीएम प्रपोजेस न्यू ग्रोथ इनिशिएटिव्स एट G20। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अभी G20 समिट में जोहान्सबर्ग में ये शामिल हुए थे और उन्होंने नए ग्रोथ इनिशिएटिव्स जो है प्रपोज किए हैं, यानी कि नए विकास जो पहल है उनके प्रस्ताव रखे हैं। साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया G20 का, अब फर्स्ट बाय एन अफ्रीकन कंट्री, यानी कि पहली बार ये किसी अफ्रीकन कंट्री के द्वारा किया गया और यूएसए ने इस मीटिंग को बायकॉट कर दिया। इसके साथ ही मोदी ने अनाउंस किया पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ पार्टनरशिप करेगा। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने डेक्लेरेशन कॉलिंग को अडॉप्ट किया है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने मतलब कुछ डेक्लेरेशन भी तैयार किए हैं जो वर्ल्ड के बड़े लीडर्स हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के ये जोहान्सबर्ग में 21 से 23 नवंबर को ये आयोजित हुआ है। G20 मीन्स की ग्रुप ऑफ 20, जो भी 20 कंट्रीज का ग्रुप है उसमें। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास को मजबूत बनाने के लिए 4 नई यानी कि 4 नई पहल रखी हैं, उनका प्रस्ताव रखा है। तो ये जो सम्मेलन है पहली बार अफ्रीका की महाद्वीप में हो रहा है। इसके साथ ही इसकी जो थीम है वो क्या है? एकजुटता, समानता और स्थिरता है। यानी कि अगर हम इस थीम की बात करें तो मतलब कि सभी कंट्रीज में एकजुटता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, उसके साथ ही जो है स्थिरता भी होनी चाहिए विश्व में। इसके साथ ही जो पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने अपने संबोधन में पुराने विकास मॉडल जो बनाए थे उनकी आलोचना की है। इसके साथ ही जो संसाधन का असमान वितरण करते हैं और इसके साथ प्रकृति का जो अंधाधुंध दोहन करते हैं और ग्लोबल साउथ खास करके जो अफ्रीका की कंडीशन है उसकी प्राथमिकता पर जोर दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर एक तरह से प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो प्रस्तावित नई पहलें क्या है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं आखिर G20 क्या है। तो G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, G20 को कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का एक समूह है। दुनिया का सबसे आर्थिक वित्तीय सहयोग मंच है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आर्थिक सहयोग के लिए, इसके साथ ही वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच तैयार किया गया है जिसमें जो है भारत भी शामिल है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? 19 तो देश हैं इसमें और एक इसमें संघ है, यूनियन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ चीन भी है, रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इसके साथ फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, इसके साथ ही अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इसके साथ तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये है 19 देश और इसके साथ एक है यूरोपियन यूनियन, यानी कि ये 20th मेंबर है, यूरोपियन यूनियन 20th मेंबर है इसका। 2023 में भारत ने अध्यक्षता की थी इसकी और अफ्रीकी संघ को भी उस समय पर परमानेंट मेंबर बनाया गया था, अफ्रीकी यूनियन को, और अब इसे कभी कभी G20 के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका काम क्या है? तो दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती है वो मिलकर पूरे विश्व में आर्थिक स्थिरता लेकर आए। इसके साथ ही व्यापार में, निवेश में, गरीबी जो चल रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, स्वास्थ्य, आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। हर साल यहाँ पर इसका समिट होता है, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी, तो जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जो है वो सरकार के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो सरकार प्रमुख हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही G20 देश मिलकर दुनिया के 80% से ज्यादा GDP, 75% से ज्यादा जो इंटरनेशनल व्यापार है और दुनिया की 60% से आबादी जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि इन देशों में 60% आबादी पाई जाती है, 80% ये GDP में योगदान देते हैं, इसके साथ ही 75% जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं G20 देश। इसकी शुरुआत होती है 1999 में। 1997 और 8 के जो एशिया का वित्तीय संकट आया था उसके बाद ये चीज महसूस हुई कि सिर्फ G7 देश ही फैसला नहीं ले सकते। G7 यानी कि जो बहुत बड़े बड़े और अमीर देश हैं वो, तो विकासशील देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। पहले सिर्फ वित्त मंत्रियों की यहाँ पर बैठक होती थी, लेकिन 2008 में वैश्विक जो वित्तीय संकट के बाद
यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी कि पूरे देश के जो मुखिया होंगे, एक तरह से हेड होंगे, वो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता कैसे बदलती है? हर साल एक देश जो इसका अध्यक्ष बनता है, रोटेशन में चलता है इसका काम, तो बारी बारी करते हैं सभी देश। इसके साथ ये अध्यक्ष जो है एक देश सम्मेलन आयोजित करता है और इसका एजेंडा, पूरी तरह से एजेंडा तैयार किया जाता है कि इसमें क्या क्या प्रस्ताव, क्या क्या बातें की जाएंगी। हाल ही के कुछ अध्यक्ष देश के 2023 में जो है भारत ने इसको होस्ट किया था, नई दिल्ली में हुआ था। 2024 में ब्राजील ने, 2025 में दक्षिण अफ्रीका में, जो अभी वर्तमान में चल रहा है जोहान्सबर्ग में, तो 2025 में अभी चल रहा है। तो 2026 में जो है अमेरिका इसको होस्ट करेगा आने वाले समय में, यानी कि 2026 में। अब देखिए G20 और G7 इसमें फर्क क्या है, और संयुक्त राष्ट्र में। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं G7 में सिर्फ 7 अमीर कंट्री रिच है, जो कि पूरे वैश्विक यानी कि जो विकसित देश के मुद्दे हैं सिर्फ उन पर बात होती है, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, कुछ थोड़े ही देश है इसमें। इसके अलावा G20 जो है ये 19 देश, इसमें 1-2 यूरोपियन यूनियन है, और ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, विकास पर मुद्दों पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 193, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 193 देश है जो कि शांति, मानव अधिकार और सभी मुद्दों पर बात करते हैं। तो G20 जो है दुनिया की सबसे ताकत अर्थव्यवस्था के एक क्लब है, जो कि पूरे विश्व की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हर साल तैयार किया जाता है। हर साल यहाँ इनकी मीटिंग होती है। अब समझते हैं कि इसमें जो नए प्रस्ताव जो रखे गए पीएम मोदी जी के द्वारा वो क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरह से गेम चेंजर ये खाका तैयार किया है पूरा, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, G20 जो है वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार है, यानी कि ये जो पहल है दुनिया भर के जो पारंपरिक ज्ञान है, यानी कि ट्रेडिशनल हम नॉलेज की बात करें, तो इसके साथ ही स्वास्थ्य कल्याण से जुड़ी हुई जो प्रथा है उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संरक्षित करने का प्रस्ताव रखता है। इसके साथ ही भारत की जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो इस पहल का आधार बन सकती है। इसे पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रस्ताव क्या उन्होंने रखा है कि G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल है, यानी कि अफ्रीका की एक तरह से अफ्रीका का जो स्किल है उसको थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। अफ्रीका को कौशल शक्ति महाद्वीप बनाने के लिए ट्रेनर्स यानी कि जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। तो ऐसे निर्णय पर यानी कि ऐसे मॉडल पर आधारित है। अगले दशक में 10 लाख प्रमाणित जो प्रशिक्षक उनका निर्माण करने की बात कही गई, जो कि सभी क्षेत्रों में युवा को प्रशिक्षित करेंगे। G20 देश इसका समर्थन वित्त पोषण करेंगे। इसके अलावा G20 जो है वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल है, यानी कि स्वास्थ्य आपात स्थितियां जिसमें जो हम महामारी जैसी सिचुएशन देखते हैं, जैसे अभी कोविड जैसी सिचुएशन बनी थी, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए G20 देश हैं जो वो प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञ उनकी एक टीम गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा मादक पदार्थ जो है आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला इस करने पर G20 की पहल क्या है, ड्रग तस्करी जैसे जो आते हैं जिसमें फेंटानिल जो घातक दवाइयां होती हैं ड्रग्स में, तो और आतंकवाद के बीच जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए पूरे विश्व का एक सहयोग होना चाहिए। इसमें तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करना, खत्म करना और अवैध वित्त प्रवाह को रोकना, आतंक के वित्त पोषण स्रोत जो है उनको कमजोर शामिल करना, ये सब इसमें शामिल है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि जो पुराने विकास मॉडल है और जो अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की सबसे उन्होंने इन सबको यानी कि ग्लोबल साउथ हम यहाँ पर बात करते हैं इन देशों की, तो इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पुराने मॉडल से। तो इसी तरह भारत की जो अध्यक्षता भारत ने की थी 2023 में उसका हवाला दिया और अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया था। इसके साथ ही सम्मेलन के पहले दिन संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई थी, जो इन पहलों को आगे बढ़ाने का आधार भी बनेगा, यानी कि पहले दिन ही इसको अप्रूवल मिल चुका है। अब देखिए G20 के जो पूरे विश्व के पारंपरिक ज्ञान भंडार है वो क्या है, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, जो दुनिया भर के जितने भी समुदाय होते हैं, दुनिया भर के जो हम देखते हैं समुदायों के द्वारा अलग अलग जो भी पारंपरिक ज्ञान या फिर पारंपरिक एक तरह से हम ग्रंथों की बात करें तो नॉलेज की बात करें, जो कि पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली स्वास्थ्य कल्याण सतत विकास के लिए मॉडलों पर आधारित है।
तो इन सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, यानी कि डिजिटल इकट्ठा किया जा सके ताकि सभी विश्व के सामने इन सभी चीजों को लाया जाए। तो इसका महत्व क्या है कि पारंपरिक ज्ञान जो है वो विलुप्त होने से बचाना, जो कि आधुनिक विकास मॉडल का एक खतरा बनेगा। स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना, जिसमें जो आयुर्वेद है, योग और अन्य जो भी स्वदेशी परंपराएं होती हैं उनको बढ़ावा देना। इसके साथ ही भविष्य की जो पीढ़ियां उनके लिए सामूहिक बुद्धिमत्ता का संरक्षण करना, यानी कि जो भी जनरेशन आगे आने वाली है उनके लिए ये पूरी जो एक तरह से बुद्धिमत्ता यानी कि नॉलेज जो है वो उनको मिल जाए इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर डिजिटली रूप से। भारत की भूमिका क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम का आधार बनेगा ये। इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत जो आयुर्वेद है, इसके साथ ही कुछ ज्योतिष है, आयुर्वेद और ज्योतिष जो एजुकेशन, वास्तुशास्त्र, योग, पर्यावरण प्रथा, इन सभी को आधुनिक यानी कि मॉडर्न साइंस से इसको जोड़ना, तो ये भारत का एक योगदान रहेगा इसमें। आयुर्वेद क्या होता है? जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों पर आधारित होता है। चिकित्सा जो कि वैश्विक संकट होते हैं जैसे महामारी, उन सभी में थोड़ा मतलब कि ज्यादा सहयोगी साबित हो सकता है। इसके साथ ही योग और ध्यान जैसे मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन के लिए। सतत कृषि यानी कि वैदिक कृषि तकनीकें जो कि जैविक खेती को और ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं। इसके साथ ही कार्यान्वयन का खाका कैसा तैयार किया गया, इसकी जो संरचना है, ये पूरे जो प्रस्ताव रखे कि इसकी संरचना कैसी है। डिजिटलीकरण होगा, साझा कर यानी कि ओपन एक्सेस होगा सभी के लिए, लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उनका संरक्षण कर सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जो स्वदेशी समुदाय हैं उनको भी लाभ मिल सके। इसके साथ ही विश्वविद्यालय, शोध संस्थान है, उनके लिए इन सभी को एकीकरण किया जाएगा, जो भी मतलब पारंपरिक ज्ञान है उसको, और ये जो ज्ञान है आधुनिक अनुसंधान में यूज होगा। इसके लिए कुछ चुनौतियां क्या है? चुनौतियां क्या रहती है कि विविधता को सुनिश्चित करना, यानी कि विभिन्न जो संस्कृतियां जिसमें अफ्रीका है, एशिया, लैटिन अमेरिका, उन सभी से योगदान मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। डिजिटल विभाजन यानी कि जो विकासशील देश है उनके लिए क्षमता निर्माण थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर वो क्षमता निर्माण में कम योगदान दे सकते हैं। विशेषज्ञ के द्वारा सत्यापन करना यानी कि इन नॉलेज को वेरीफाई करना कि ये बिल्कुल सही है, ताकि जो वैज्ञानिक विश्वसनीयता वो बनी रहे। इसके अलावा संभावित प्रभाव क्या क्या हो सकता है? स्वास्थ्य क्षेत्र में जो पारंपरिक चिकित्सा है उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। पर्यावरण के जो भी जलवायु परिवर्तन के निपटारे, उनसे निपटने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। स्वदेशी उत्पाद जैसे कि हर्बल दवाई वगैरह यूज करना, तो इन सभी को से लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये पहल सिर्फ ज्ञान का संरक्षण नहीं करेगी, बल्कि जो पूरे विश्व की चुनौतियां हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बार बार जलवायु संकट की, क्योंकि जो जलवायु संकट है वो आज के समय पर बहुत बड़ी एक तरह से बहुत बड़ा संकट बना हुआ है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य की असमानता, उसका समाधान करने में भी योगदान होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गेम चेंजर बताया, जो कि पुराने विकास मॉडलों को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? REKYC नॉर्म्स एक्सक्लूडिंग मनरेगा वर्कर्स, यानी कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनके लिए क्या EKYC मानदंडों में जो मनरेगा श्रमिक है वो शामिल नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर न्यूज आ रही है। तो अगर हम बात करें थोड़ा मतलब मनरेगा की, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा की फुल फॉर्म कवर्स 26 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स अक्रॉस 2.69 लाख ग्राम पंचायत, यानी कि 2.69 लाख जो ग्राम पंचायत इसमें शामिल है, और इसमें 26 करोड़ जो वर्कर्स इसमें रजिस्टर्ड है। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 15 लाख वर्कर्स जो है डिलीट किए गए थे, बट इन जस्ट 1 मंथ, सिर्फ एक मंथ में 10 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक 27 लाख जो वर्कर हैं उनको यहाँ से हटाया गया, यानी कि उनके यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन या फिर उनको डिलीट कर दिया गया। नियरली डबल द 6 मंथ टोटल, यानी कि अगर हम 6 मंथ की बात करें उसमें ये डबल वर्कर्स जो अभी हटा दिए गए। दिस फार एक्सीड्स द 10.5 लाख एडिशंस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी कि 10.5 लाख जो है उसमें एडिशन भी किया गया। द स्पाइक इन डिलीटेशंस coincides with the union government's push to connect EKYC यानी कि know your customer verification of workers to weed to intangible
वर्कर्स जो है, यानी कि ई केवाईसी जैसा सभी को पता ही है, नो योर कस्टमर, यानी कि एक तरह से सभी कुछ ऑनलाइन कर देना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में अभी जो है सक्रिय मनरेगा के लिए जॉब कार्ड जो है वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है, ताकि जॉब कार्ड की जो सत्यापन प्रक्रिया है उसको पारदर्शी, सटीक, कुशल बनाया जा सके। इसके साथ अगर हम देखें डिजिटल ट्विस्ट इसमें क्या आता है, लेकिन अब देखिए सरकार यानी कि इसके व्हाट आर द गवर्नमेंट्स रीजन, सरकार के कारण क्या क्या हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उन्होंने क्या बयान दिया कि मनरेगा मजदूरों का सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि मनरेगा के लिए एक तरह से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ई केवाईसी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है मनरेगा के अंडर वो बढ़ेगी, यानी कि जो सुगमता है वो बढ़ सकती है इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि और क्या बयान में कहा गया। मनरेगा के तहत जो सेवा वितरण है उसमें सुधार भी हो रहा है, यानी कि 56% से ज्यादा जो है एक्टिव जो वर्कर्स है उन्होंने अपना केवाईसी जो ई केवाईसी वेरिफिकेशन वो पूरा कंप्लीट करवा लिया। तो पहले कैसे होता था श्रमिकों का वेरिफिकेशन, अगर हम बात करें हाउ वर वर्कर्स वेरीफाइड बिफोर, समय पर सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए वेरिफिकेशन के कई तरीके किए। कोई भी अपात्र व्यक्ति मनरेगा से कोई लाभ ना उठा पाए, यानी कि जो इसके लिए नॉट एलिजिबल है। तो इसके उद्देश्य से सरकार ने लगभग 1 वर्ष तक एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद 2022 में ये अनिवार्य कर दिया कि श्रमिकों की जो उपस्थिति है वो एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन यानी कि राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली का उपयोग करके की जाएगी। तो सरकार ने निर्देश दिया कि हर एक मनरेगा जो कार्यस्थल है वहां पर एक मेट या फिर पर्यवेक्षक दिन में 2 बार श्रमिकों की जो जियो टैग की गई तस्वीरें हैं वो अपलोड करेंगे, यानी कि वहां पर जो काम करने वाले जो मनरेगा जो स्कीम होती है उसके जो प्रधान बोलते हैं गांव में, उसके जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा ये उनकी फोटो अपलोड की जाएगी, इससे उनका वेरिफिकेशन हो सकता है। जनवरी 2023 में सरकार ने आधार आधारित भुगतान प्रणालियां भी शुरू की थी, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी हुआ था, और ये 12 अंक के जो आधार नंबर है उसके वित्तीय पते के रूप में इसको यूज करता था। इसके साथ ही श्रमिक का जो आधार है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के डेटाबेस से भी जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा बैंक की जो संस्थागत पहचान है, बैंक की संस्थागत पहचान संख्या जो है उसको भी एनपीसीआई के डेटाबेस से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ईवाईसी कैसे काम करता है, ई केवाईसी 2022 अगर हम मई की बात करें तो उसमें सभी कार्यस्थल मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति जो है NMMS के जरिए उस पर दर्ज की जा रही है, और इस एप्लीकेशन में ये जो NMMS एप्लीकेशन इसमें ई केवाईसी सुविधा भी दी गई है, जिसके तहत मैट या फिर जो पर्यवेक्षक होते हैं पर्यवेक्षक श्रमिक की एक तस्वीर क्लिक करते हैं जिसका सत्यापन आधार डेटाबेस में श्रमिक की तस्वीर से किया जाता है, यानी कि मैच किया जाता है। तो इसी तरह यानी कि ई केवाईसी जो है वो मनरेगा श्रमिक में है, मानदंडों में शामिल तो नहीं लेकिन फिर भी उनका वेरिफिकेशन होना काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो पात्रता और अनिवार्यता क्या है, लगभग 99.67% जो एक्टिव मनरेगा श्रमिक है वो आधार पहले से ही यानी कि जुड़े हुए हैं, यानी कि उनकी ई केवाईसी हो चुकी है, यानी कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है ई केवाईसी करने का, यानी कि फर्जी जॉब कार्ड को हटाना, डुप्लीकेट जो लाभार्थी होते हैं यानी कि जो डुप्लीकेट होते हैं, डबल नाम होते हैं, कई बार एक व्यक्ति जो होता है उसका मान लीजिए कार्ड बना है, वो व्यक्ति नहीं गया, उसकी जगह पर कोई और घर का मेंबर चला गया और वो व्यक्ति जो है वो कोई और काम कर रहा है। तो इसी तरह इन सभी को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो रियलिटी में जो वर्कर्स हैं असल में उनके समय पर मजदूरी मिल सके। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स में ई केवाईसी लागू होने के बाद जॉब कार्ड डिलीटेशन की भी चिंता जताई गई है कि करीब 27 लाख इसमें डिलीट किए गए, हालांकि 10 लाख इसमें जोड़े भी गए हैं। अब इसमें ई केवाईसी अलग अलग चरण किस प्रकार के हैं देख लेते हैं। तो पहला होता है तैयारी, यानी कि जो श्रमिक की तरफ से आधार कार्ड, अपना जो जॉब कार्ड है वो पहले से जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर आपके पास ही होना चाहिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बिना जो है ओटीपी के बिना भी बायोमेट्रिक तरीके से भी इसका जो वेरीफाई हो सकता है।
इसके अलावा ई केवाईसी कौन करता है? ग्राम जो रोजगार सेवक होते हैं, GRS, या फिर मेट करते हैं, वर्क साइट सुपरवाइजर होते हैं, या फिर जो भी टेक्नीशियन हेल्पर होते हैं, ब्लॉक स्टाफ होता है, या फिर ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, तो उनके द्वारा ये केवाईसी की जाती है। इसके अलावा ये पूरी तरह से यानी कि ऑनलाइन पूरा प्रोसेस रहता है, आपको जैसे पता ही होगा किस प्रकार से केवाईसी होती है। इसके अलावा उद्देश्य क्या है इसमें हमने देख ही लिया कि जो डुप्लीकेट है उनको खत्म करना, फर्जी कार्ड को हटाना, वास्तविक जो श्रमिक है उनको 100% मजदूरी समय पर मिल सके, पारदर्शिता जवाबदेही को बढ़ावा देना, आधार फीडिंग को 100% करना, डेटा की शुद्धता, भविष्य में जो नीति निर्माण है उसमें हेल्प मिलेगी, तो लंबे समय में योजना की जो विश्वसनीयता है उसको बढ़ावा देना। तो ये सब यानी कि जो भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, इसमें भी बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है मनरेगा की जैसी जो पॉलिसी, इस जैसे सिस्टम में भी तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं उनकी जो पीछे से मजदूरी आती है उनको यानी कि मजदूरी कट करके दी जाती है या फिर कम कर दी जाती है इसी तरह। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली में मान लीजिए उसकी फैमिली में 5 लोग हैं और 5 में जो 4 हैं वो बाहर काम कर रहे हैं और एक जो मनरेगा में, लेकिन कार्ड जो है बिल्कुल 5 लोगों के बने हुए हैं, लेकिन काम सिर्फ एक जना ही वहां पर कर रहा है और अटेंडेंस भी जो प्रधान होते हैं उनके द्वारा पूरी लगाई जा रही है उनकी। लेकिन अब जो वेरिफिकेशन उसके जरिए इस चीज को कम किया जाएगा। तो अगर हम थोड़ा इसको संक्षेप में अगर हम समझे तो फर्जी और जो निष्क्रिय जॉब कार्ड है उसको हटाकर सिर्फ वास्तविक श्रमिकों को समय पर और पूरा भुगतान मिल सके, तो पूरी योजना को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। तो ई केवाईसी मजदूरी रोकने के लिए नहीं है बल्कि सही व्यक्ति के लिए मजदूरी पहुंचाने के तरीके से इसको लाया गया है। अब चलते हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमने जो पिछले दिनों में न्यूज किए उनसे रिलेटेड है। Which artist self-portrait set a new auction record for a woman artist? तो इनका सही ऑप्शन बताना है। तमारा डी लैम्पिका, मैरी कैसेट, फरीदा कालो, जॉर्जिया ओ कैफी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, फरीदा कालो। Which trilateral summit is PM Modi set to attend the sidelines of the G20 summit? IOR summit, Quad summit, BIMSTEC, IPSA summit। इसका सही ऑप्शन है IBSA, इप्सा समिट जो है, इप्सा समिट। यानी कि G20 में जो है PM मोदी वहां पर मतलब उन्होंने वहां पर शामिल हुए हैं। इसके अलावा वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज को? कहां पर मिले हैं? सिडनी, जोहान्सबर्ग, न्यू दिल्ली, कैनबेरा। तो जोहान्सबर्ग में मिले हैं जहां पर अभी G20 जो सम्मेलन चल रहा है इसमें उन्होंने कुछ सहयोग की बात भी कही है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू इलेक्शन कमीशन ऑन केरला पुलिस सीकिंग टू पुट ऑफ SIR साइटिंग स्टाफ शॉर्टेज। अकॉर्डिंग टू द स्टेट हाउ मैनी पर्सोनल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग द SIR? यानी कि SIR कंडक्ट करने के लिए स्टेट के अकॉर्डिंग कितने पर्सोनल रिक्वायर होने चाहिए? तो 1,76,000 यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द तेजस फाइटर जेट क्रैश ड्यूरिंग द दुबई एयर शो? कहां पर हुआ है? तो आपको पता होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये क्रैश हुआ हमारा तेजस फाइटर जेट। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना या फिर आप कल के हमारे जो सेशन रहेगा उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। One statement, RBI does not mandate the PRSR. Second statement, the Securities and Exchange Board of India mandates listed companies to submit BRSR as a part of their annual reporting to promote sustainability and ESG disclosures. सही ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।